हेलो फ्रेंड, लेट्स लर्न जीएस विद अमित में आपका स्वागत है। आज हम राष्ट्रपति के कुछ क्वेश्चन देखते हैं। अगर आपने राष्ट्रपति का वीडियो नहीं देखा है इसके पहले बनाया थ्योरी वाला, तो आप उसको जाकर देख सकते हो। वैसे हम इसको पूरा डिस्कस करेंगे इसके बारे में, तो पहले खुद से ट्राई करिए, उसके बाद क्या बोलते हैं आंसर देखिएगा। तो पहला क्वेश्चन है, भारत में कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होता है? भारत में कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होता है? खुद से पहले अगर आपसे बनता है तो खुद से आंसर करिए कि भारत में कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होता है। ठीक है, तो भारत में राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, विरोधी दल का नेता, भारत सरकार का मुख्य सचिव। तो इसका आंसर क्या होगा? राष्ट्रपति। इसका आंसर क्या होगा? राष्ट्रपति। क्योंकि अनुच्छेद 53 में क्या बोला गया कि संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित है। संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित है। ठीक है, ये किस में कहा गया है? 53 में। ये किस में कहा गया है? 53 में। तो भारत में कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होता है? राष्ट्रपति। हालांकि राष्ट्रपति नाम मात्र का होता है, वास्तविक जो कार्यपालिका होती है वो मंत्रिमंडल होती है। जो वास्तविक कार्यपालिका होती है वो मंत्रिमंडल होती है। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। भारत में कार्यपालिका अध्यक्ष कौन होता है? राष्ट्रपति। और ये किस में है? 53, अनुच्छेद 53 में भारत में कार्यपालिका का अध्यक्ष राष्ट्रपति होता है, मतलब संघ की कार्यपालिका राष्ट्रपति में होती है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। भारत के राष्ट्रपति निर्वाचन होने के पात्र बनने के लिए किसी व्यक्ति की आयु पूर्ण होना चाहिए। तो राष्ट्रपति का निर्वाचन के लिए किसी व्यक्ति की आयु कितनी पूर्ण होनी चाहिए? तो इसका आंसर 21, 25, 35 वर्ष, 30 वर्ष। इसका आंसर हो जाएगा 35 वर्ष। इसका आंसर हो जाएगा 35 वर्ष। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति संघीय मंत्रिपरिषद की सलाह मानने के लिए बाध्य है? ठीक है, तो हमने इसका आंसर आप देखिए क्या होगा, खुद से पहले ट्राई करिए। इसका आंसर होगा अनुच्छेद 74। जो राष्ट्रपति होता है, संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है, मतलब कार्यपालिका का प्रमुख कौन होता है? राष्ट्रपति। ये कौन से आर्टिकल में है? 53 में है। लेकिन जो राष्ट्रपति होता है वो स्वयं से काम नहीं, स्वविवेक से काम नहीं करता, वो मंत्रिमंडल की सलाह पर काम करता है। मंत्रिमंडल की सलाह पे काम करता है, मतलब कोई भी निर्णय पहले मंत्रिमंडल लेता है, राष्ट्रपति उसको औपचारिक तौर पे सहमति देता है। तो ये किस में है? अनुच्छेद 74 में है। अनुच्छेद 75 में क्या है? अनुच्छेद 75 में है, मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। ये किस में है? अनुच्छेद 75 में। जब ये मंत्रिमंडल वाला देखेंगे तो इसको अच्छे से पढ़ेंगे। मतलब मंत्रिपरिषद के प्रति लोकसभा के प्रति मंत्रिपरिषद उत्तरदायी होती है, मतलब जब तक मंत्रियों को बहुमत मिला है तब तक वो मंत्री बने रहेंगे। नहीं तो लोकसभा जैसे विघटित होती है, प्रधानमंत्री इस्तीफा देते हैं तो पूरी मंत्रिपरिषद भंग हो जाती है। तो संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति संघीय मंत्रिपरिषद की सलाह मानने के लिए बाध्य है? इसका सही आंसर अनुच्छेद 74 है। अनुच्छेद 53 में क्या है? तो इसको पहले देख चुके हैं कि संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में है। संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित है। और अनुच्छेद 111 में क्या है कि कोई भी विधेयक या कोई भी बिल जब लोकसभा और राज्यसभा से पास होता है, लोकसभा और राज्यसभा से पास होता है, तो जब राष्ट्रपति उस पर स्वीकृति देता है, तो वो अधिनियम बन जाता है। ठीक है, तो संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति संघीय मंत्रिपरिषद की सलाह मानने के लिए बाध्य है? ये 75 में क्या है कि लोकसभा के प्रति मंत्रिपरिषद उत्तरदायी है। अनुच्छेद 53 में क्या है? संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित है। और अनुच्छेद 11 में क्या है कि जब कोई विधेयक दोनों सदनों द्वारा पास होता है तो राष्ट्रपति जब उसको स्वीकृति देता है तभी वो अधिनियम बनता है। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं। सार्वजनिक महत्व की किस विषय पर राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के तहत सर्वोच्च न्यायालय से कानूनी परामर्श ले सकता है? ठीक है, तो आप खुद आंसर करिए पहले। तो इसका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 143। 143 में क्या है कि ये सपोज करिए राष्ट्रपति है और ये न्यायपालिका है। अगर राष्ट्रपति को कोई न्यायपालिका से परामर्श लेना है तो राष्ट्रपति परामर्श ले सकते हैं, लेकिन जो न्यायपालिका है वो परामर्श देने के लिए बाध्य नहीं है। और यदि न्यायपालिका ने कोई परामर्श दिया तो राष्ट्रपति भी उसको मानने के लिए बाध्य नहीं है। ये किस में है? अनुच्छेद 143 में। अनुच्छेद 123 में क्या है? अनुच्छेद 123 में अध्यादेश है। अनुच्छेद 123 में क्या है? अध्यादेश है। और अनुच्छेद 43
निर्वाह मजदूरी DPSP से आपने अगर वीडियो नहीं देखा है तो आप जाके देख लीजिए, चैनल में एक मिल जाएगा, ठीक है। प्लेलिस्ट में, पॉलिटी की प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हैं। निर्वाह मजदूरी किस में है? 43 में है। और अनुच्छेद 50 में क्या है? संघ राज्य की सेवाओं में कार्यपालिका का न्यायपालिका से पृथक्करण। अनुच्छेद 50 में क्या है? राज्य की सेवाओं में कार्यपालिका का न्यायपालिका से पृथक्करण, ठीक है। मतलब कार्यपालिका और न्यायपालिका अलग अलग कार्य करेगी, ठीक है। पालिका पृथक्करण, तो इसमें ये है, ठीक है। तो ये इसका आंसर क्या हो जाएगा? सार्वजनिक महत्व के विषय पर राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के तहत सर्वोच्च न्यायालय से कानूनी परामर्श ले सकता है? तो 143। इसमें राष्ट्रपति न तो बाध्य है और न न्यायपालिका परामर्श देने और लेने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संसद का अधिवेशन बुलाने का काम कौन करता है? संसद का अधिवेशन बुलाने का काम है कौन करता है? तो राष्ट्रपति। संसद की अधिवेशन बुलाने का काम कौन करता है? राष्ट्रपति, ठीक है। ये विघटित भी कर सकता है, लोकसभा को विघटित करने का भी कार्य किसका है? राष्ट्रपति का। लोकसभा को विघटित करने का भी कार्य किसका है? राष्ट्रपति का, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए गठित निर्वाचक मंडल में सम्मिलित होता है, ठीक है। अब इसका आंसर खुद करिए। संसद तथा राज्य विधानमंडल के सभी सदस्य, संसद तथा राज्य विधानसभाओं के सभी निर्वाचित सदस्य, स्थानीय संसद तथा विधानसभाओं के सभी सदस्य, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा संसद तथा राज्य विधानसभाओं के सभी निर्वाचित सदस्य। पहला इस कारण नहीं होगा क्योंकि इसमें मनोनीत सदस्य भी शामिल होते, पहला इस कारण नहीं होगा क्योंकि इसमें मनोनीत सदस्य भी शामिल होते हैं, ठीक है। तो राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए गठित निर्वाचन मंडल में कौन कौन शामिल होता है? संसद तथा राज्य विधानसभाओं के सभी निर्वाचित सदस्य, और इसके अलावा दिल्ली और पुडुचेरी की जो यहाँ विधानसभा है, यहाँ से जो निर्वाचित सदस्य होते हैं वो भी शामिल होते हैं। मतलब ये याद रखिए कि राष्ट्रपति के निर्वाचन में कोई भी सदस्य मनोनीत नहीं होता। जो राष्ट्रपति द्वारा 12 सदस्य राज्यसभा के लिए मनोनीत किए जाते हैं और 2 सदस्य लोकसभा के लिए, तो कोई भी सदस्य मनोनीत सदस्य राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग नहीं लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। राष्ट्रपति पर महाभियोग किस आधार पर लगाया जा सकता है? राष्ट्रपति पर महाभियोग किस आधार पर? तो किसी भी आधार पर, संविधान के अतिक्रमण करने पर, राज्य विधानसभा को भंग करने पर, उपराष्ट्रपति को राष्ट्रपति बनाने पर। अगर आंसर पता हो तो कमेंट में करके बताइए। राष्ट्रपति पर महाभियोग किस आधार पर लगाया जा सकता है और किस अनुच्छेद के तहत लगाया जा सकता है, ठीक है। इसको हमने थ्योरी वाले में डिस्कस किया है कि राष्ट्रपति पर महाभियोग केवल एक ही आधार पर लगाया जा सकता है, वो संविधान के अतिक्रमण करने पर। अगर राष्ट्रपति संविधान का अतिक्रमण करता है तभी राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जा सकता है। ये किस में है? अनुच्छेद 61 में है। अनुच्छेद 61 में राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने की प्रक्रिया है। अनुच्छेद 61 में उसमें 14 दिन पूर्व राष्ट्रपति को सूचना देनी पड़ती है और संसद के दोनों सदनों द्वारा 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित करना पड़ता है। 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित करना पड़ता है, ठीक है। इसका डिटेल एनालिसिस हमने इसके वीडियो में किया इसके पहले में, तो आप पॉलिटी के प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो, ठीक है। तो राष्ट्रपति महाभियोग किस आधार पर लगाया जा सकता है? संविधान के अतिक्रमण करने पर। और महाभियोग की प्रक्रिया किसमें है? अनुच्छेद 61 में। दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। महाभियोग की प्रक्रिया किसमें है? अनुच्छेद 61 में है, ठीक है। और ये जो महाभियोग की प्रक्रिया किस देश के संविधान से लिया गया, कभी कभी ये भी क्वेश्चन आता है, तो ये अमेरिका से लिया गया है। महाभियोग की प्रक्रिया किस देश से लिया गया है? तो ये अमेरिका से लिया गया है, ठीक है। राष्ट्रपति पर महाभियोग किस आधार पर लगाया? संविधान के अतिक्रमण के आधार पर। किसमें है? अनुच्छेद 61 में है। और किस देश के संविधान से लिया गया है? तो अमेरिका से लिया गया। किस देश के संविधान से लिया गया है? तो अमेरिका से लिया गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ है। ये थोड़ी अगर आपने पिछले वीडियो को ध्यान से सुना होगा तो आपसे क्वेश्चन बन जाएगा। भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ है सभी मामलों में अंतिम अधिकार जनता के पास, अंतिम अधिकार जनता का, जनता के लिए जनता द्वारा, ये लोकतंत्र कहलाता है। भारत में संसदीय शासन व्यवस्था, लेकिन इसका कोई गणतंत्र से संबंध नहीं है, क्योंकि ब्रिटेन में भी संसदीय व्यवस्था है, लेकिन ब्रिटेन एक गणतंत्रात्मक कंट्री, मतलब रिपब्लिक कंट्री नहीं है, ठीक है। भारत राज्यों का संघ है, इससे भी कोई मतलब नहीं है। भारत में वंशागुणा शासन नहीं है, ये आंसर सही है। भारत में वंशागुणा शासन नहीं, क्यों? क्योंकि गणतंत्र का अर्थ होता है किसी भी देश का राज्य प्रमुख या राष्ट्र प्रमुख, जो भारत में राष्ट्रपति हैं, उनका जो चुनाव है या निर्वाचन हो वो जनता द्वारा चुना जाना चाहिए। जो चुनाव या निर्वाचन हो वो जनता द्वारा चुना जाना चाहिए।
तो भारत में एक राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है, भारत में राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है। वो निर्वाचन की प्रक्रिया क्या कहलाती है? एकल संक्रमणी अनुपातिक, एकल संक्रमणी अनुपातिक प्रणाली से, एकल संक्रमण अनुपातिक प्रणाली से भारत में राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है। ठीक है, तो गणतंत्र क्या कहलाता है कि किसी भी राष्ट्र का राष्ट्र प्रमुख निर्वाचित होना चाहिए, वंशागुणत नहीं होना चाहिए। जैसे ब्रिटेन में है, ब्रिटेन में राजतंत्र है, लोकतंत्र है लेकिन गणतंत्र नहीं, राजतंत्र है, क्योंकि वहाँ जो राजा होता है जो नाम मात्र का, वो भी राष्ट्रपति की तरह प्रमुख होता है, लेकिन वो निर्वाचित नहीं होता, वो वंश के आधार पर हमेशा बनता है, वंशानुगत होता है। ठीक है, तो भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ है कि भारत में वंशागुणत शासन नहीं है, यहाँ का राष्ट्रपति निर्वाचित होता है। नेक्स्ट है लोकसभा एवं राज्यसभा की संयुक्त अधिवेशन के विषय में प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? ठीक है, तो संयुक्त अधिवेशन से ये क्वेश्चन है कि लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त अधिवेशन के विषय में प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? अनुच्छेद 108 में, अनुच्छेद 108 में किया गया। ठीक है, संयुक्त अधिवेशन का आह्वान कौन करता है? आह्वान मतलब बुलाता कौन है? तो ये कौन बुलाता है? आह्वान कौन करता है? राष्ट्रपति। ठीक है, ये टेक्निकल टर्मोलॉजी है, इसका याद रखिए, आह्वान लिखा रहता है, या बुलाता कौन है? राष्ट्रपति। लेकिन जो संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता करता है, जो संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता करता है वो कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष, लोकसभा अध्यक्ष। तो ये दो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं कि संयुक्त अधिवेशन किस आर्टिकल में है, संयुक्त अधिवेशन किस आर्टिकल में है, एक सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन तो यही है। तो 108 में है। किसके द्वारा उसका आह्वान किया जाता है या बुलाया जाता है? तो ये राष्ट्रपति द्वारा, राष्ट्रपति द्वारा बुलाया जाता है। लेकिन अगर ये पूछे उसकी अध्यक्षता कौन करता है? तो लोकसभा अध्यक्ष। संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो लोकसभा अध्यक्ष। ठीक है, तीन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान किस में है? अनुच्छेद 108 में है। उसका आह्वान पूछे तो राष्ट्रपति करता है, लेकिन संयुक्त अधिवेशन की जो अध्यक्षता करता है वो लोकसभा अध्यक्ष करता है। नेक्स्ट है संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है? तो राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के तहत? 110, अनुच्छेद 110 के तहत राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है। ठीक है, अब ये देख लेते हैं अनुच्छेद 110 में क्या है। तो ये धन विधेयक की परिभाषा है, धन विधेयक की परिभाषा है 110 में। ठीक है, 123 में क्या है? अध्यादेश है। और अनुच्छेद 118 जो मूल अधिकार से संबंधित है, जो संविधान के भाग 3 में है, उस क्या है? उपाधि का अंत, उपाधि का अंत। केवल सेना एवं शिक्षा में बस व्यक्ति, सेना एवं शिक्षा में बस व्यक्ति उपाधि ले सकते हैं, बाकी किसी भी नहीं। तो उपाधि का अंत अनुच्छेद 18 में जो मूल अधिकार है, जो संविधान के भाग 3 में है। ठीक है, तो संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है? तो 123, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 123। तो इस तरह वीडियो ख़त्म होता है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और लोगों को शेयर करें, और अगर वीडियो आपने पहली बार देखा हो तो सब्सक्राइब करें। थैंक